हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 40 वीवीआई प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, और यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पर। जैसे कि आपको पता ही है कि आप लोगों का जो सिलेबस में इस बार 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो इसी के संदर्भ में हम 40 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जिसे आपको हर हमेशा याद रखना चाहिए। तो प्रश्न क्या 1 से 40 तक, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर का आपको चयन करना। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40 टू 40। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, क्या सामान्यतः एक वस्तु की मांग वक्र होता है? सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है? ए एक्स अक्ष के समांतर होता है, या वाई अक्ष के समांतर होता है, या बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, या दाएं से बाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ? तो बताइए, समांतः एक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है? तो याद रखेंगे, समांतः जो एक वस्तु का मांग वक्र होता है वह होता है बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए। ठीक है, क्या ये क्या याद रखना है आपको? क्या समांतः एक वस्तु की जो मांग वक्र होता है वह कैसा होता है? तो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा जा रहा है, क्या मांग का नियम लागू नहीं होता है जब? क्या सवाल है? मांग का नियम लागू नहीं होता है जब अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, फैशन बदल जाती है, या इनमें से सभी। सवाल को समझिए, क्या मांग का नियम लागू नहीं होता है जब अन्य वस्तु की कीमत बदल जाती है? जब हमारा इकोनॉमिक्स का हम लोगों का जो वीडियो आया था, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। क्या 30 लेक्चर में इकोनॉमिक्स का ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें 11 लेक्चर आ चुका है। तो आपको तीसरे लेक्चर में हम समझाए थे कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो कब लागू नहीं होता है? जब अन्य वस्तु की कीमत बदल जाती है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, फैशन बदल जाता है, इनमें से सभी। तो आपको बताए थे क्या इन तीन कारण जब आ जाती है तो किसी भी वस्तु पर, तो वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर चौथा है, इनमें से सभी, यानी कि इन सभी कारणों से आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका मांग जो प्रभावित होगा वो कैसे प्रभावित होगा? उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, किसी भी वस्तु की जो मांग प्रभावित होती है उपयोगिता से, क्योंकि अगर किसी भी वस्तु का हम मांग कर रहे हैं, मान के चलिए ये हमारे कोई वस्तु है, इसकी उपयोगिता जितना रहेगी हम उतना ही वस्तु की मांग करेंगे, उससे अधिक हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की जो मांग प्रभावित होती है तो वह आपका उपयोगिता से ही होती है। ठीक है। चौथा सवाल को आप देखिए, क्या कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी, और परिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी। चाय की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि अर्थशास्त्र में मान्यता रहा है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? उसकी डिमांड, अर्थात डिमांड क्या हो जाती है? वह कम हो जाती है। ठीक है। अगर किसी वस्तु की मांग कीमत 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 कम होती है तो उसकी मांग अधिक हो जाती है। आपको ये बात पता होगा, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है चौथा सवाल में, क्या कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है? तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसका डिमांड कम होगा तो इस जगह चाय का मूल्य कम रहेगा, तो चाय का मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो उसी प्रकार से आपको चौथा सवाल हल कर लेना है, क्या कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के साथ चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। पांचवा सवाल है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में। पांचवा सवाल क्या है? पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, या कमी हो जाएगा, या स्थिर हो जाएगा, या अप्रभावित हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगी तो कार की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की मूल्य बढ़ रही है तो कार की मांग में कमी होगी। सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र के नियम आपको तुरंत ये हम बताए हैं। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने से कार की मांग क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है हम लोगों का
सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब का मांग में क्या हो जाएगा। सेब में जब वृद्धि होगा तो आपको हम तुरंत बताएं, अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देगा। यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तु, मान लीजिए आपका वस्तु है तो इसकी मांग अगर बढ़ी, ठीक है, इसकी मांग बढ़ी, उपभोक्ता कौन हुआ, जो हम लोग वस्तु खरीदते हैं हम लोग उपभोक्ता हो गए, तो इसकी मांग क्या करेंगे, हम लोग कम खरीदते। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं उसका मांग अगर बढ़ जाए तो उसका हम लोग मांग क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, कम लेते हैं वो सामान को। तो वही बात है, क्या सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग क्या होगा, सिंपल सी बात, सेब की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 4 ऑप्शन पढ़ने का झमेला ही नहीं है यहाँ, ठीक है। 7वां सवाल है, क्या औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि वृद्धि है। आय मांग, क्रॉस मांग, व्युत्पन्न मांग या प्रतियोगी मांग। औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि का उदाहरण है, तो याद रखेंगे औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि का जो आपका उदाहरण है वह है व्युत्पन्न मांग। क्या है, व्युत्पन्न मांग है आपका औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि का उदाहरण। नेक्स्ट है आपका, क्या अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि साधन क्या होता है, स्थिर होता है, परिवर्तनशील होता है, या मानवीय होता है, या भौतिक होता है। याद रखेंगे अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अल्पकाल में स्थिर साधन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्थिर साधन क्या है आपका, तो स्थिर साधन किसी वस्तु के उत्पादन में 2 प्रकार का साधन होता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो अल्पकाल में स्थिर साधन के अंतर्गत आपका फैक्ट्री हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, ये सब क्या है आपका स्थिर साधन है। ये सब स्थिर साधन होने के कारण इनके साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अल्पकाल में यहाँ आपका पूर्ति एक स्थान में पूर्ति होगा, क्या स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर सवाल, क्या आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद किया। तो आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद किया, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम या परिवर्तित अनुपात नियम। याद रखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र ने परिवर्ती अनुपात नियम को इजाद किया है। कौन सा नियम को इजाद किया है, परिवर्ती अनुपात का नियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या डैश उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, मध्यवर्ती काल में, बाजार काल में। तो याद रखेंगे उत्पादन के अगर आपको सभी साधनों में परिवर्तन करना है तो वह आपका दीर्घकाल में ही हो सकता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है, क्या उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, तो वह आपका दीर्घकाल में हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकाल, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन की इकाई ऊपरी फार्मूला को करने में उपयोग होता है। यानी कि कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन की ऊपरी फार्मूला को हल करने में उपयोग होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कुल उत्पादन या औसत उत्पादन या सीमांत उत्पाद या वार्षिक उत्पाद। सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई ऊपरी फार्मूला को करने में उपयोग होता है। तो यह फार्मूला जो है आपका हो जाएगा औसत उत्पादन को ज्ञात करने में। यह फार्मूला किसको ज्ञात करने में होता है, ऊपरी फार्मूला जो है कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, यह आपका किस फार्मूला को याद करने में है, तो औसत उत्पादन को यह ज्ञात करेगा। यानी कि औसत उत्पादन कुल परिवर्तनशील साधन की इकाई औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, ये क्या हो जाएगा आपका ऊपरी फार्मूला, इसी को ज्ञात करेगा। यानी कि औसत उत्पादन को ज्ञात करेगा कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अध्ययन है। राष्ट्रीय आय का, एक विशिष्ट आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, या इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह आपका एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करता है। 13 नंबर सवाल आता है, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। सिंपल सा सवाल है, निम्न में से किसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों होगा। तो पूंजीवादी में सिर्फ होता है, निजी आपको पता होगा, समाजवादी में होता है
समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। समाजवादी में आपका सरकार का रहता है और मिश्रित में क्या रहता है, निजी और सार्वजनिक दोनों शामिल रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल को। नेक्स्ट 14 नंबर आपका सवाल है, क्या उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है? उत्पादन संभावना वक्र की जो है अवधारणा जुड़ी है सैमुअल्सन से, हिक्स से, मार्शल से, रॉबिन से, यह सभी आपका अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो बताइए उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो याद रखेंगे उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा जुड़ी हुई है वह आपका सैमुअल्सन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सैमुअल्सन से जुड़ा है। ठीक है, 15 नंबर सवाल को हम लोग देखें, क्या निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण है? निम्नांकित में सेवा का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखना है आपको, चिकित्सक का कार्य या अध्यापक का कार्य या वकील का कार्य, इनमें से सभी। तो ये सभी आपका क्या है? सेवा का उदाहरण। चिकित्सक का कार्य है तो ये भी आपका सेवा है, अध्यापक जो कार्य है वो भी सेवा है, वकील का जो कार्य है वो भी सेवा है, और इन सभी का क्या है? आपका सेवा का उदाहरण है। 16 नंबर सवाल सिंपल सा, निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? टेलीविजन, हवा, सूर्य की रोशनी या नदी का पानी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखेंगे, क्या यहाँ पूछा जा रहा है आर्थिक वस्तु कौन सी है? हवा में कोई भी आर्थिक से आपका संबंध किससे है? रुपया पैसा से। डायरेक्ट आपको सिंपल है, रुपया पैसा से। हवा जब लेता है आपको कोई रुपया पैसा नहीं, सूर्य की रोशनी कोई रुपया, नदी का पानी भी कोई रुपया पैसा नहीं। लेकिन अब अगर टेलीविजन लीजिएगा तो वहाँ आपका आर्थिक जो स्थिति होगा वहाँ आपका प्रभावित होगा, इसलिए आपका आर्थिक वस्तु 16 नंबर का इनमें से कौन है? आपको पता ही होगा, क्या इनमें से टेलीविजन आपका आर्थिक वस्तु है। 17 नंबर सवाल है, दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास असीमित, सीमित, पर्याप्त या बहुत ज़्यादा, हमारे पास जो साधन है, दुर्लभता की जो समस्या आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या है? असीमित साधन है या सीमित साधन है, पर्याप्त साधन या बहुत ज़्यादा? तो याद रखना है हमारे पास जो है वह आपका सीमित साधन है। क्या है? हमारे पास क्या है? आपका सीमित साधन है, इसलिए दुर्लभता की समस्या आती है। तो 17 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब 18 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। 18 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, क्या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है? 18 नंबर आपको सवाल पूछ रहा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या सभी? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो तीनों अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। अर्थात आपका पूंजीवादी को भी मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, समाजवादी, मिश्रित, तीनों को करना पड़ता है, इसलिए आपका चौथा जो है सभी, इनमें सभी वो करेक्ट आंसर है। सभी आर्थिक समस्याओं का कारण है, सभी आर्थिक समस्या का कारण है और सीमित इच्छा। सिंपल सी बात है, सभी आर्थिक समस्या का कारण और सीमित इच्छा, क्योंकि हमारी भी इच्छाएं वो अत्यधिक है। दूसरे पर वह सीमित साधन, ये भी बात सही है कि सीमित भी साधन है। उसके बाद विभिन्न प्रधानता, एक ही वस्तु की विभिन्न प्रधानता है, यह भी आर्थिक समस्या का कारण है। तो इसका चौथा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सभी आर्थिक समस्याओं के कारण जो है असीमित इच्छा भी होगा, सीमित साधन भी होगा, विभिन्न प्रधानता भी होगा और इनमें से सभी भी होगा। ठीक है, तो ये चौथा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आता है, क्या निम्न में से कौन धन की विशेषता है? धन की विशेषता है उपयोगिता, सीमितता, विनिमय साध्यता या इनमें से सभी? तो धन की विशेषता क्या है? धन की विशेषता उपयोगिता है, क्योंकि धन की उपयोगिता होती है, धन हमारे पास सीमित है। इसका विनिमय और साध्यता सभी इसका प्रयोग है, अर्थात निम्न में से धन की विशेषता जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि धन की जो विशेषता है, धन की उपयोगिता भी है, धन की हमारे पास सीमितता भी है, धन जो है विनिमय साध्यता का रूप में भी कार्य किया जाता है, अर्थात इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर सवाल पर चर्चा करें। क्या 21 नंबर सवाल आता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? साधनों की आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या क्या है अगर पूछा जाए तो इसका, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साधनों की आवंटन, साधन का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, या यहाँ आपका ये ऑप्शन गलत है, याद रखेंगे या इनमें से सभी होता है। ठीक है, ताकि केंद्रीय समस्या हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्या साधनों का आवंटन, आर्थिक समस्या, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये सभी आपका इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
22 नंबर सवाल आता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना पीपीसी आप लोग पढ़े होंगे, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन कर्व आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर सवाल पर चर्चा करें। 22 नंबर सवाल आता है उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल गिरता है, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, याद रखेंगे उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल गिरता है वह गिरता है आपका दाएं से बाएं। किधर से गिरता है? दाएं से बाएं आपका उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। 24 नंबर सवाल आता है क्या एक देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है, एक देश का जो आर्थिक विकास है वह निर्भर करता है पूंजी संसाधन पर, बाजार के आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर, इनमें से सभी। अगर किसी देश का विकास का निर्भर करेगा, किसी देश का अगर विकास निर्भर करेगा तो पूंजी संसाधन भी रहेगा, उस पर भी करेगा, बाजार का आकार को भी, बाजार के आकार पर भी निर्भर करेगा, प्राकृतिक जो खनिज है यानी कि नेचुरल मिनरल्स जो है उन पर ही हमारा आर्थिक विकास निर्भर करेगा, अर्थात इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर सवाल है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, गला काट प्रतियोगिता, नियंत्रण मुक्त अवस्था या अधिकतम लोक कल्याण। तो आपको पता होगा क्या नियोजित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो सरकार का अगर इसमें हस्तक्षेप या प्रभाव होगा तो वह अधिकतम लोक कल्याण पर काम देगा, कार्य करेगा। तो इसलिए आपका अधिकतम लोक कल्याण आपका एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य हो जाएगा, अर्थात चौथा आपका 24 का करेक्ट आंसर है, ठीक। 25 नंबर सवाल आता है उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार है जो वह पढ़ा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि में या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे उपभोक्ता व्यवहार जो आपका पढ़ा जाता है वह आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? उपभोक्ता व्यवहार किसमें पढ़ा जाता है? तो आपका वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। 26 नंबर सवाल है उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप जो है वह की जा सकती है वस्तु की विनिमय द्वारा, वस्तु की चमक द्वारा, मुद्रा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता की माप करना है तो उनकी उपयोगिता मुद्रा के द्वारा हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। गोसेन का प्रथम नियम क्या है? गोसेन का प्रथम नियम क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत। तो याद रखेंगे गोसेन का जो प्रथम नियम है वह है आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्या है गोसेन का प्रथम नियम? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। 28 नंबर सवाल आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? आप ऊपर में सम सीमांत उपयोगिता नियम के जो गोसेन अगर का प्रथम नियम है तो सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादक कौन होगा? तो गोसेन ही होगा। सिंपल सा सवाल था, इसे तो तुरंत बना दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल, क्या सम सीमांत की उपयोगिता की गणना हम करते हैं? सम सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं तो डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू के माध्यम से हम लोग सम सीमांत उपयोगिता की गणना करते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों सवाल था। पहला सवाल था क्या गोसेन का प्रथम नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम, करेक्ट आंसर। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन थे। सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू से। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये तीनों, ठीक है। आते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या जब कुल उपयोगिता टीयू अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है? जब कुल उपयोगिता आपका टीयू अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता एमयू क्या होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो यह आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो? अगर आपका टीयू अगर आपका अधिक होगा तो आपका एमयू क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब टोटल यूटिलिटी अर्थात आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो उस स्थिति में आपका एमयू अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक, ठीक है। निम्न में से कौन सत्य है? 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? जब टीयू तब तक उच्चतम होता है जब एमयू धनात्मक रहता है,
TU तब तक उच्चतम होता है जब MU शून्य के बराबर होता है। TU तब गिरने लगता है जब MU ऋणात्मक होने लगता है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें उपयुक्त सभी जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 नंबर सवाल को अब देखिए। 32 नंबर सवाल क्या है, क्या उदासीनता वक्र होता है? उदासीनता वक्र जो है वह होता है उद्गम की ओर उत्तल, उद्गम की ओर अवतल, और व दोनों सत्य है, सभी सत्य है। याद रखेंगे उदासीनता वक्र जो होता है वो होता है आपका उद्गम की ओर उत्तल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या उदासीनता वक्र होता है उद्गम की ओर उत्तल? क्या होता है उदासीनता वक्र? उद्गम की ओर उत्तल। 33 नंबर सवाल है, उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, पिगू, हिक्स या रॉबिन्स? तो याद रखेंगे उपयोगिता की गणनावाचक जो सिद्धांत दिया वह आपका मार्शल दिया। कौन दिया उपयोगिता की गणनावाचक का सिद्धांत? तो मार्शल दिया। ठीक है, 34 नंबर सवाल को देखिए। आप लोग बहुत ही अब कम सवाल बचा है, 40 में से अब 34 यानी 6 सवाल बचा है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता का अधिकतम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, उत्पादन लागत कम करें या वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो बताइए क्या करेंगे? एक उपभोक्ता के रूप में हम यानी कि आप तो उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। क्या करें? उपयोगिता जो है हमारी उसको अधिकतम करेंगे, अर्थात 34 का एक करेक्ट आंसर है। 35 नंबर है सवाल आपका, मांग के लिए होना जरूरी है, वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, इनमें से सभी। अगर आपके मांग के लिए होना जरूरी है, अगर आप किसी वस्तु की मांग करेंगे तो अगर उस वस्तु के लेने की इच्छा रहेगी और उस वस्तु की साधन रहेगी आपको, और खर्च करने अगर आपको तत्परता रहेगी, तब ही आप किसी वस्तु की मांग कर सकते हैं। अर्थात इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक, 36 नंबर देखिए, क्या जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है, मांग घटती है, मांग स्थिर रहती है या मांग बढ़ती और घटती भी है? सिंपल सा सवाल आपको हम बताए थे, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी, अपने में ही आप उदाहरण लीजिए, अगर कोई वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो हम लोग उस वस्तु को अत्यधिक मांग करते हैं। तो वही सिंपल सा बात है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, 37 नंबर सवाल है, क्या गिफिन वस्तु किस प्रकार की होती है? गिफिन वस्तु जो होती है वह किस प्रकार की होती है? विशिष्ट, श्रेष्ठ, समान या निकृष्ट? तो याद रखेंगे गिफिन वस्तु जो होता है वह आपका होता है निकृष्ट होता है। कैसा होता है गिफिन वस्तु? निकृष्ट होता है। 38 नंबर सवाल है, मांग और मूल्य में संबंध होता है। मांग और मूल्य में संबंध होता है, विपरीत होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वह दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मांग और मूल्य में जो संबंध होता है वह विपरीत होता है। आपको हम समझा रहे हैं, अगर किसी वस्तु की मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो उस वस्तु की मांग हम लोग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर किसी वस्तु की मांग में कमी हो रही है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है तो उसकी मांग को हम लोग क्या कर देते हैं? अधिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप कि मांग और मूल्य में क्या है? विपरीत संबंध है। अर्थात यहाँ पूछा जा रहा है मांग और मूल्य में कैसा संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। वही बात को तो तुरंत आप समझे अभी। अब बचा आपका दो सवाल सिंपल सा, क्या मांग का नियम व्यक्त करता है? तो वह किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच का संबंध, या दो वस्तु की कीमत संबंध, या उपभोक्ता आय तथा मांग की गई वस्तु के बीच संबंध को इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मांग का नियम क्या व्यक्त करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मांग का नियम आपका क्या व्यक्त करेगा? तो मांग का नियम जो आपका व्यक्त करेगा वो करेगा वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच का संबंध को क्या करेगा? वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा, वस्तु का पहली बात, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच का संबंध को व्यक्त कौन करेगा? आपका मांग का नियम व्यक्त करेगा। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है आपका, क्या 40 नंबर सवाल आपका अंतिम सवाल, क्या मांग का नियम लागू नहीं होता है आरामदायक वस्तु पर, विलासिता वस्तु पर, आवश्यक वस्तु पर, निम्न कोटि के वस्तु पर? तो याद रखेंगे मांग का नियम आपका जो होता है
निम्न कोटि की वस्तु पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो निम्न कोटि के वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 का 40 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से और अन्य किसी भी सब्जेक्ट से, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो भी हमारे चैनल पर, पिछले वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी परीक्षा में काफ़ी ही यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ PDF इसका मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेगी, और ताकि आप लोग शेयर करें, जमकर इसे शेयर कर दें और सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।